हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्लास में आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर, किंग्स एंड पिलग्रिम। ट्रेडर का मतलब व्यापारी होता है जो बहुत सारी चीज़ों को इधर से उधर सेल करते हुए निकलता है, व्यापारी। ओके, और किंग्स का मतलब होता है राजा लोग, और उसके बाद में पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री। तीर्थयात्री का मतलब क्या है कि जब कोई किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थल पर यात्रा करने के लिए जाए तो उसको हम कहते हैं तीर्थयात्री। तीर्थ का मतलब पवित्र स्थान और उसकी यात्रा करने वाले तीर्थयात्री। सिंपल सी बात है। यहाँ एक फ़ोटो दिखाई गई है आपको। इस फोटो में जागिनी को किसी विलेज के फेयर में, यानी कि विलेज फेयर में जाते हुए दिखाया गया। वो जो है सी लव्ड टू सी टच द पोट, वो बहुत पसंद करती है उन बर्तनों जो मेले में वहाँ दिखाए गए। एंड पान्स तो शाइनी स्टील, वो बहुत ही चमकदार हैं। ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स वहाँ पर रखी हुई हैं। प्रिंटेड क्लॉथ्स वहाँ पर है, बहुत ही बढ़िया ढंग से फ्लावर डिज़ाइन के वो कपड़े उसको अच्छे लगते हैं। और वो खिलौने जो वहाँ बेचने के लिए लगाए गए हैं उस विलेज फेयर में, वो उसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑल ऑफ विच केम टू सिटी, ये सभी चीज़ें शहर से आई हैं बिकने के लिए यहाँ पर, और यहाँ गांव के इस मेले में लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं वो स्प्रेड आउट देयर वेयर, जो यहाँ पर अपना सामान लेकर आए हैं वो बस या ट्रक्स वगैरह में इधर पहुँचे हैं, और जब दिन ख़त्म होने लगेगा तो वापस अपना सामान लोड करके, अपनी चीज़ें लोड करके वापस चले जाएंगे। ऐसा ही होता है मेले में, लोग बाहर से आते हैं और अपना सामान बेचकर फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। ओके, वाई दे वर ऑलवेज ऑन मूव, क्यों वो इस तरह से इधर उधर घूमते रहते हैं। सी वंडर्ड, वो उसको थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो ऐसे क्यों घूमते हैं। तो भाई पैसे कमाने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है। व्यापारी को काम ही यही होता है कि वो चीज़ें इधर लाएंगे, बेचेंगे, और जब नहीं बिकी तो किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे, किसी दूसरी जगह पर वो मार्केट में उसको सेल करेंगे या मेले में सेल करेंगे। ये नॉर्मली ये पूरे साल भर चलता रहता है। अब जो है जागिनी को उसकी माँ जो है एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है कि वो सब ट्रेडर्स हैं, वो सब व्यापारी हैं। पीपल हु बॉट थिंग्स, लोग जो चीज़ें खरीदते हैं, वेयर दे आर मेड, जहाँ से वो बनती है वहाँ से वो चीज़ें खरीदते हैं। एंड सोल्ड देम एल्स वेयर, और उसे कहीं और ले जाकर उसे बेच देते हैं। ऐसे लोग ट्रेडर होते हैं। तो लेसन का पहला वर्ड हमारा क्लियर हो चुका है, ट्रेडर। ट्रेडर मतलब व्यापारी। और राजा, आपको बताइए राजा कौन होते थे सोसाइटी के अंदर, जो पावरफुल होते थे, जो लोगों को कंट्रोल करते थे, वो किंग्स होते थे। और पिलग्रिम का मतलब यात्री। तो देखिए अब जरा फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हो देखिए। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, चैप्टर नंबर 8 में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में, यानी कि उन बर्तनों के बारे में भी पढ़ा जो काफ़ी अच्छे थे। फाइन पोट्री, वो बढ़िया क्वालिटी के वो बर्तन। ओके, और ये मतलब वो ले, ठीक है। ओके, तो वो हमने काफ़ी चीज़ें देखी, और स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स जो कि बहुत फेमस थी। बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स से हमें वो चीज़ें मिली जो कि ज़मीन में खोद कर निकाली गई, ठीक है। फाइन पोट्री, स्पेशल बाउल, प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट, मतलब कि हमें अलग अलग आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व जगहों से हमें खोद कर निकाली। हमारे भारत में अलग अलग जगह पर निकली। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगह से ये मिली हैं। अब इनके बारे में, हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड दिस प्लेस, कि ये चीज़ें यहाँ तक कैसे पहुँच गई, अब इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ट्रेडर में हैव कैरिड, ये व्यापारी ही लेकर आए थे इन चीज़ों को यहाँ पर, और फिर यहाँ उन्होंने इसको सेल किया होगा। वेयर दे वर मेड, जहाँ पर वो बनी होंगी वहाँ से लाए होंगे। एंड सेल देम टू अदर प्लेस, और उसे दूसरी जगह पर बेच दिया होगा, ठीक है। तो ये व्यापारी हैं, सदा से रहे हैं। पुराने टाइम में भी, एंशिएंट टाइम में भी ट्रेड और ट्रेडिंग होती रही थी, और आज भी हो रही है। साउथ इंडिया बहुत ही फेमस रहा हमेशा ही, किस चीज़ के व्यापार के लिए, गोल्ड के लिए, स्पाइसेस मसालों के लिए, जैसे कि स्पेशली जो ब्लैक पेपर यानी कि जो काली मिर्च होती थी उसके बारे में, प्रीशियस स्टोन, मूल्यवान पत्थरों के बारे में बड़ा हमेशा से ये फेमस रहा है। पेपर जो यानी कि मिर्च, काली मिर्च थी, वो ज़्यादातर रोमन एम्पायर के लिए बेची जाती थी, और रोमन एम्पायर में काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था, नोन एज ब्लैक गोल्ड। ये काफ़ी फेमस रही थी।
इसलिए व्यापारी, सो ट्रेडर कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम, बहुत सारे व्यापारी इन चीज़ों को यहाँ से बैलगाड़ियों में भर भर के रोम ले जाया करते थे और रोम में ले जाकर वो बेच देते थे। शिप्स में ले जाते थे समुद्र पार करके, एंड लैंड और बाई लैंड भी लेके जाते थे कारवां में। कारवां मतलब ग्रुप, बड़ा व्यापारियों ग्रुप चलता था ये, बहुत सारे हाथी घोड़े और उन पे लदा हुआ सामान, ऊँट, कैमल वगैरह, इन सब पे लाद कर ले जाते थे। तो ये पुराने समय की और आज के समय के व्यापारियों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसके बाद देखिए, दे मस्ट हैव बीन क्वाइट ए लॉट ऑफ ट्रेड, वो बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड किया करते थे, एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन, और वहाँ से वो रोमन गोल्ड कॉइन भी लेकर आते थे। और ये ऐसे रोमन गोल्ड कॉइन हमें साउथ इंडिया से बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं वहाँ से। इससे ये प्रूव हो जाता है कि साउथ इंडिया के लोग रोमन एम्पायर से ट्रेड किया करते थे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ट्रेड के बारे में एक पोएम भी लिखी गई है, देखिए कितना अच्छी पोएम है। इसमें साउथ का जो लिटरेचर होता है उसको संगम पोएम्स कहते हैं, यानी कि साउथ में जो भी चीज़ें लिखी गई साउथ के एरिया में उनको हम साउथ लिटरेचर कहते हैं, संगम लिटरेचर कहा जाता है उनको। तो यहाँ पर एक पोएम है ट्रेड के बारे में। वी कैन फाइंड एविडेंस, हमें इस ट्रेड के जो संगम लिटरेचर से हमें बहुत सारे एविडेंस मिले। संगम की ये पोएम जो हमें बताएगी कि वहाँ व्यापार होता था। यहाँ पर हेयर इज़ वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्रोट इन पुहार, कि यहाँ पर बताया गया कि पुहार के एरिया में अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ बेची और ख़रीदी जाती थी। साउथ का एरिया पुहार एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, एक बंदरगाह है जहाँ से जहाज आते हैं, रुकते हैं, जाते हैं, अलग अलग सामान लेकर आते हैं, अलग अलग सामान यहाँ पर बेच कर दूसरी जगह निकल जाते हैं। ये ईस्ट कोस्टल एरिया पुहार का एरिया होता है। ईस्ट कोस्टल मतलब कि बे ऑफ बंगाल की साइड में। तो देखिए ये पोएम यहाँ ली गई है, ठीक है। हेयर आर ब्रोट, यहाँ पर कुछ चीज़ें बेची और खरीदी जाती है। स्विफ्ट प्रांसिंग हॉर्स बाय शी इन शिप्स, कि बहुत ही तेज और बढ़िया क्वालिटी के घोड़े लाए गए हैं समुद्र के रास्ते से जहाज़ों में भर भर के। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट, टोकरियों में, बैलगाड़ियों में काली मिर्च लाई गई है। जेम्स, हीरे, गोल्ड, सोना जो हिमालय में बना है, हिमालय में तैयार किया गया है, उसे लाया गया। सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी वेस्टर्न हिल्स से लाई गई है, जो पैदा होती है वेस्टर्न हिल में, यानी कि साउथ की वेस्टर्न हिल जिसको अन्ना मलाई, नल्ला मलाई, कार्डमम की हिल्स कहते हैं, वहाँ से लाई गई। पर्ल्स, मोती साउदर्न सी से लाए गए हैं। एंड कोरल्स, और जो पॉलिप होते हैं, कोरल यानी कि जो कोरल रीफ्स होती हैं वहाँ से, ईस्टर्न ओशियन से वो लाए गए। शंख, मोती, माणिक। और गंगा की घाटी से, गंगा वैली से, यानी कि यूपी और बिहार और हरियाणा या उससे भी आगे जो वेस्ट बंगाल तक का जो गंगा घाटी है, वहाँ से बहुत सारी फसलें लाई गई है। गंगा की घाटी से भी और कावेरी की घाटी से भी फसलें, अलग अलग प्रकार, गेहूँ, चावल, ये सब लाए गए हैं बेचने के लिए। फूड स्टफ फ्रॉम श्रीलंका, मतलब कि मछलियों का भोजन, मछलियाँ जो लाई गई है वो ज़्यादातर श्रीलंका से लाई गई। पोट्री फ्रॉम म्यांमार से पोट्री लाई गई है। तो इस तरह से बहुत ज़बरदस्त व्यापार पुहार के इस एरिया में इंपॉर्टेंट पोर्ट पे होता था। मतलब इस प्रकार की चीज़ें उस ज़माने में आती थी, बिकती थी और ख़रीदते भी थे। तो इससे प्रूव होता है इस पोएम से कि भाई पुराने टाइम में बहुत अच्छे अलग अलग चीज़ों का व्यापार होता रहा होगा। आपने देखा कि यहाँ पर घोड़ों का व्यापार हो रहा है, यहाँ पर ब्लैक पीपर का सेल हो रहा है, यहाँ पर जेम्स बिक रहे हैं, गोल्ड बिक रहा है, सैंडलवुड को बेचा जा रहा है, पर्ल्स बिक रहे हैं, कोरल्स बिक रहे हैं, और क्रॉप्स यहाँ बेची जा रही है, फूड स्टफ बेचा जा रहा है, पोट्री। ये तो कितने सारे आइटम है जो अलग अलग जगह से या बड़े लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। इंपोर्ट का मतलब होता है जब किसी देश से हम कुछ खरीदते हैं, आयात, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब किसी चीज़ को कोई चीज़ बेच देते हैं हम, निर्यात। ओके, तब वो निर्यात हो जाता है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही चीज़ें करते थे, इंपोर्ट भी करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे। ओके, तो अब देखिए आगे, ट्रेडर एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, ट्रेडर को बहुत सारे समुद्री रास्ते पता होते थे, ढूंढ लेते थे वो, ये व्यापारी
सम ऑफ फॉलोड द कोस्ट, और कुछ तटीय किनारों के सारे सारे आगे बढ़ते थे। देयर वर अदर अक्रॉस अरेबियन सी, इनमें से बहुत सारे तो अरेबियन सी को पार करके और कुछ बे ऑफ बंगाल को पार करके आगे बढ़ते थे। वर सेलर टुक एडवांटेज ऑफ मॉनसून विंड, कई बार तो यात्री यानी कि जो समुद्री व्यापारी होते थे, यात्री होते थे, वो मॉनसून विंड के सारे आगे बढ़ते हुए निकलते थे। सीज मोर क्विकली, और वो समुद्र के रास्ते काफ़ी जल्दी जल्दी हवाओं के सारे निकल जाते थे। तो इसीलिए सो इफ़ दे वांटेड टू रीच ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, अगर वो सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पे जाना चाहते थे, ईस्ट अफ्रीका या अरेबिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। दे चूज टू सेल विद साउथ वेस्टर्न मानसून, वो साउथ वेस्टर्न मानसून के सारे सारे आगे बढ़ते होंगे। अगर उन्हें ईस्ट अफ्रीका या अरेबिया पहुंचना है तो वो मानसून के सारे उन हवाओं के रास्ते वो आगे बढ़ जाते होंगे। पुराने ज़माने में क्या होता था, शिप कुछ इस ढंग के बनाए जाते थे, उनके ऊपर पाल बोट बना दी जाती थी। जहाज़ कुछ इस ढंग के होते थे कि उनके ऊपर पाल बोट यानी कि उनके ऊपर बड़े इस तरह के पाल बना दिए जाते थे, और इन पाल में फिर विंड भर जाती थी और फिर ये नाव आगे बढ़ती थी इस तरह से। ठीक है, तो हवा की स्पीड के साथ साथ ये आगे निकल लेते थे। तो व्यापारी इस तरह से लंबे लंबे रूट को पार करते हुए आगे बढ़ते थे। ठीक है, तो अब देखिए, अब नए साम्राज्य के बारे में कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्टल एरिया, कि कोस्टल एरिया के आसपास नए नए किंगडम कौन कौन से बनने शुरू हुए। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप के सब हाफ पर, साउदर्न हाफ एरिया पर यानी कि साउथ के हाफ पार्ट पर ए लॉन्ग कोस्टल लाइन, एक लंबी समुद्र तटीय रेखा हमारी होती है। आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में आप लोग को मैंने पढ़ाया भी था कि हमारी बहुत लंबी समुद्र तटीय रेखा है, यानी कि 6100 किलोमीटर की कोस्टल लाइन हमारी होती है, जिसमें बहुत सारी हिल्स, प्लाट्यू एंड रिवर वैलीज ये सब वहाँ नज़र आती हैं। इन नदी घाटियों के किनारे रिवर वैलीज में कावेरी का एरिया सबसे फर्टाइल एरिया माना जाता था। कावेरी नदी का एरिया सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता था। तो इस एरिया में बहुत सारे चीफ, बहुत सारे किंग्स यहाँ होते थे, इस रिवर वैली को कंट्रोल करते थे, और यहीं से इसी तटीय किनारे बहुत सारा बढ़िया ढंग से रिच और पावरफुल किंग यहाँ पर डेवलप हुए, और ये एरिया काफ़ी व्यापार में भी काफ़ी बढ़िया हो गया। तो साउथ में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर नए नए साम्राज्य बनते चले जाएंगे। कावेरी के आसपास भी और भी। साउथ लिटरेचर में लिखने वाले पोयम यानी कि संगम पोयम्स में मुवांडर, इन किंग्स को मुवांडर कहा गया था, किंग्स को मुवांडर कहा गया था। और क्योंकि मुवांडर एक तमिल वर्ड है, और तमिल वर्ड में मुवांडर को 3 चीफ कहा जाता है, मतलब कि द हेड ऑफ थ्री किंगडम, 3 रूलिंग फैमिली। तो ये पूरे एरिए पे कावेरी और कृष्णा तुंगभद्रा के एरिए पर 3 प्रकार के वंशों का राजपाट रहा, जिनको मुवांडर्स कहा गया। चोला डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी एंड पांड्याज। और पांड्याज डायनेस्टी 3 तरह की डायनेस्टी वहाँ पर हुई, इसीलिए इनको जो है मुवांडर कहा गया। 3 चीफ्स, क्या कहा गया इनको? मुवांडर्स। ठीक है, इनको मुवांडर्स कहा गया। ओके, तो देखिए ये धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो गए साउथ के एरिया में। 2300 ईयर्स एगो, मतलब कि आज से करीबन 2300 साल पहले ये बहुत पावरफुल रहे साउथ में। और इन 3 चीफ यानी कि चोल, चेराज एंड पांड्या जो साउथ में बड़े फेमस हुए थे, 2 सेंटर मेनली इनके होते थे, 2 सेंटर ऑफ पावर, 2 चीज़ों पे बड़े तक इनकी पूरी पावर होती थी। एक तो इनलैंड उस एरिया पे जहाँ पर ये लोग रहते थे, एंड दूसरी पावर इनके पास होती थी कोस्टल एरिया पे, यानी कि दोनों ही जगह पर अपनी पावर ये बनाते थे। तो समुद्री तटीय किनारों पर इनकी पूरी कंट्रोल होता था, पहुँच होती थी, और इनलैंड एरिया पे भी पूरी पहुँच होती थी। और 6 प्रमुख शहर वहाँ हुआ करते थे, 6 सिटीज़। 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे एक तो 6 शहरों में से एक पुहार, ठीक है, जिसको कावेरी पट्टनम भी हम कह सकते हैं। ओके, ये कावेरी पट्टनम एक पोर्ट एरिया था चोला किंगडम का, ठीक है। और एक दूसरा एरिया मदुरई, जो पांड्यंस की कैपिटल थी। तो ये बहुत ही फेमस एरिया रहे थे। नंबर 1 पुहार फेमस रहा, और नंबर 2 मदुरई बड़ा फेमस रहा। तो ये जो राजा लोग होते थे, जो एरिया पे भी कंट्रोल करते और पोर्ट एरिया पे भी कंट्रोल करते, ताकि
उस एरिया पे पूरा कंट्रोल उनका बना रहे। ओके, अब मदुरई पांड्यंस किंग की कैपिटल हुई और पुहार कावेरीपट्टनम जिसको कहते हैं वो चोलाज की एक तरह से पावरफुल एरिया रहा। ठीक है, अब देखो आगे, अब समझने की बात ये आगे कि चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स, ये यहाँ पर रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे बल्कि डिमांड करते थे, गिफ्ट की उनको रिसीव होते थे, लोग उनके लिए लेके आते थे, गिफ्ट लेकर आते थे। बाद में ये लोग टैक्स देने लगे, लेकिन उस समय ये राजाओं के लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाते थे, कोई टैक्स का सिस्टम नहीं होता था। और कई बार तो मिलिट्री एक्सपीडिशन पर भी निकलते थे, लंबी लंबी यात्राएं करते थे ताकि वो दूसरे देशों को जीत सकें, और वहाँ से बहुत सारे ट्रिब्यूट यानी कि जो है इनाम वगैरह वो लेकर आते थे और इकट्ठे कर लेते थे। दे केप्ट सम ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमोंग द सपोर्टर्स, और थोड़ा पैसा खुद रख लेते थे जब अटैक करते थे किसी जगह पे, जब लूटपाट होती या कुछ वहाँ से निकाले जाते, कोई चीज़ वहाँ से ली जाती तो कुछ तो वो खुद रख लेते राजा लोग, और कुछ अपने सपोर्टर्स को जो उनके साथ लड़ने के लिए गए थे उनको दे दिया जाता था। और इन सपोर्टर में उनके फैमिली मेम्बर भी होते थे, सोल्जर्स भी हो सकते थे और पोइट वगैरह भी होते थे, जिनमें आपस में वो वेल्थ बांट दी जाती थी। जब मिलिट्री एक्सपीडिशन होता था, किसी जगह पर अटैक करके उस एरिया को कैप्चर किया जाता, तो ऐसा कर लेते थे। बहुत सारे पोइट्स ने बहुत सारी कंपोजिशन लिखी संगम लिटरेचर में, संगम साउथ के लिटरेचर अलग अलग लैंग्वेज में, मलयालम, तमिल, और बहुत सारी पोएम भी कंपोज की इन्होंने अपने चीफ की प्रशंसा में, इन प्रेज ऑफ चीफ। ओके, और जब इन्होंने प्रशंसाएं की उनकी तो उनको फिर पैसे भी मिले, उनको रिवार्ड मिले विद प्रीसियस स्टोन, मूल्यवान पत्थर, गोल्ड, घोड़े, हाथी, रथ और अच्छे कपड़े उनको एक तरह से रिवार्ड के रूप में भी मिले। 200 साल बाद यानी कि आफ्टर 200 ईयर ए डायनेस्टी जिसका नाम था सातवाहना डायनेस्टी। अब देखो एक और डायनेस्टी का नाम यहाँ पर आ रहा है। पहले हमने 3 के बारे में बात की, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, और अब एक और का नाम यहाँ पर दिखाई दिया हमें और वो है सातवाहन डायनेस्टी। ओके, तो देखिए सातवाहना बिकम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। सातवाहन वंश पश्चिमी भारत में बहुत पावरफुल हो गए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहना, ध्यान रखें सातवाहन वंश का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे। ये बहुत ताकतवर राजा हुए, और इनके नाम के आगे जो गौतमी पुत्र लगा हुआ है वो उनकी मदर की वजह से है, गौतमी बलासिरी। जो गौतमी बलासिरी थी उनका नाम उन्होंने अपने आगे लगाया, यानी कि जो सातकर्णी थे राजा उन्होंने अपनी माँ का नाम आगे लगाया, गौतमी पुत्र लिखा उन्होंने, और फिर पूरा नाम उनका गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी बना। सातवाहना वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे ये। और वह और दूसरे सातवाहन रूलर यानी कि श्री सातकर्णी और उसी वंश में और आगे जो राजा हुए वर नोन, उनको कहा जाता था एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, यानी कि साउथ में वो साउथ के लॉर्ड कहलाते थे, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। अब जिसका मतलब होता है द रूट लीडिंग टू साउथ, कि जो रूट साउथ के लिए होता है वहाँ के राजा, यानी कि साउथ के जो व्यापारी आते हैं, साउथ के अंदर व्यापार करने के लोग आते हैं, तो उस रूट के राजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच वॉज आल्सो यूज एज ए नेम फॉर एंटायर साउथ रीजन। कई बार तो सातवाहना यानी दक्षिणापथ जो है साउथ के पूरे एरिया के लिए भी नाम यूज कर लिया जाता था। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने अपनी बहुत सारी आर्मी भेजी ईस्टर्न और वेस्टर्न और साउदर्न एरिया में, और अलग अलग एरिया को कैप्चर करने की पूरी तैयारियां करने लगे, मतलब एरिया बढ़ाने की पूरी तैयारी करने लगे अलग अलग जगह पे। तो आपने देखा हमने इसमें काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं। अब देखो कि हमने पार्ट 1 में काफ़ी चीज़ें समझी कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेडर क्या होते हैं, और पिलग्रिम्स क्या होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें इधर से उधर लेके जाते हैं। और फिर हमने देखा कि ये पोयम जो कि बताती है कि किस तरह का व्यापार उस समय होता था, श्रीलंका से क्या आता था, पूरा हमने समझ लिया। फिर हमने देखा कि भाई कितने टाइप की फैमिली, रूलिंग फैमिली साउथ में बड़ी फेमस हुई, तो वो चोलाज, चेराज एंड पांड्याज बड़े फेमस हुए। 2 इंपॉर्टेंट सेंटर पुहार और कावेरीपट्टनम बड़ा फेमस हुआ। मदुरई और जो है कावेरीपट्टनम बड़ा फेमस हुआ उस एरिया में। मिलिट्री एक्सपीडिशन में मैंने बताया कि कैसे वो लूटपाट करके लाते, वहाँ गिफ्ट वगैरह इकट्ठे करके लाते, तो आपस में बांट लिए जाते थे। और फिर हमने सातवाहन वंश
जो वेस्टर्न इंडिया में बड़े फेमस हुए, श्री सातकर्णी के बारे में बातें की। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सिल्क रूट के बारे में, द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। काफ़ी फेमस लेसन है आपका ये, काफ़ी बढ़िया इसमें नॉलेज होने वाली है कि सिल्क रूट क्या होता था, कहाँ से क्या चीज़ें लेकर आते थे ये, उनके बारे में काफ़ी हमें नॉलेज होगी। तो पार्ट 1 में इतना ही, ठीक है बेटा। पार्ट 1 में आज हमने इतना ही किया है, और पार्ट 2 में अगली बार काफ़ी चीज़ें और भी हम करवाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये। आई होप आपको पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एक बार फिर इसको रिपीट करके देखें तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।